हेलो दोस्तों, हमारी सीरीज ऑफ लेक्चर में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो हम हर एग्ज़ाम के लिए सिर्फ यूपीएससी नहीं, सिर्फ आरएस नहीं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसी पर्सपेक्टिव में आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज की। तो दोस्तों, हम कई बार न्यूज़ में सुनते हैं, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कि पंचायती राज एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस देश की गवर्नेंस का। पर फिर भी अगर किसी एवरेज बच्चे से पूछो कि क्या है पंचायती राज, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन हैं, तो वो बस इतना ही बता पाता है कि गांव में सरपंच होते हैं, ये सब होते हैं, बस ज़्यादा पता नहीं होता है। तो आज हम उसी चीज़ के बारे में, पंचायती राज के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जानेंगे। इस वीडियो के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद आप बता पाएंगे कि देश में पंचायती राज क्या है, किस तरीके से चुनाव होते हैं, उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं, पंचायती राज को कैसे डेवलप करना चाहिए और देश का बेहतर डेवलपमेंट कैसे होगा पंचायती राज के थ्रू। ये आप इस वीडियो को देखने के बाद जवाब दे पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम देखें कि क्या है पंचायती राज। पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो देश में डेमोक्रेसी स्थापित करता है। डेमोक्रेसी होता है रूल ऑफ पीपल, या फिर यूं कहूं एम्पावरमेंट ऑफ ग्रास रूट। ज़मीनी तौर पे जो लोग रहते हैं, जो हमारी मेजॉरिटी है, आज भी हिंदुस्तान की मेजॉरिटी कौन है? जो गांव में रहते हैं। 2/3 पॉपुलेशन गांव में रहती है। हिंदुस्तान की मेजॉरिटी कौन है? गरीब है, किसान है ना। शहर में रहने वाले अर्बन एलाइट्स बहुत कम है। तो गाँव के लोगों का एम्पावरमेंट करना इस देश की ग्रास रूट लोगों का एम्पावरमेंट करना कहलाएगा। अब वो ग्रास रूट एम्पावरमेंट ही हकीकत में क्या है? डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब हुआ ग्रास रूट एम्पावरमेंट। ग्रास रूट एम्पावरमेंट, ठीक है। जो जमीनी हकीकत पर लोग रहते हैं उनको एम्पावर करना, ये हुआ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ग्रास रूट एम्पावरमेंट, उसको सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट करने का अगर कोई काम करता है तो वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो दोस्तों, किसी भी देश को, और खास करके भारत जैसे बड़े विशाल देश को जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे रिलीजन है, कल्चर है, हर छोटे छोटे जिले में अपनी एक अलग नई परंपरा है। राजस्थान में अलग परंपरा है, केरल में अलग परंपरा है, आंध्रा में अलग परंपरा है, नागालैंड में अलग परंपरा है। तो इतनी डाइवर्सिटी वाले देश को किसी भी एक सेंटर से रूल नहीं किया जा सकता। अंग्रेजों ने कोशिश की थी पर वो नाकाम हो गए, और नाकाम हुए तो क्या हुआ? उनको देश छोड़ करके जाना पड़ा। ना ही अंग्रेज अपनी नीतियों से, ब्रिटिशर्स जो है, देश का कुछ खास डेवलपमेंट कर पाए, ठीक है। तो अगर इस देश को डेवलप करना है तो सिर्फ एक सेंटर से इसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इस देश को अगर डेवलप करना है तो सिर्फ दिल्ली से बैठ करके इसको नहीं चलाया जा सकता। आपको अलग अलग सेंटर ऑफ पावर डेवलप करने पड़ेंगे। और इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने कहा था कि जो पावर है वो ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर जानी चाहिए। यानी कि मान लीजिए यहाँ दिल्ली है और मैं अगर जयपुर राजस्थान में रहता हूँ तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, और मान लीजिए कोई छोटा सा कस्बा है देवली, ठीक है। तो अगर देवली में कोई डेवलपमेंट करवाना है तो पावर जो है पहले दिल्ली से कुछ अनाउंसमेंट होगी, फिर जयपुर जो राजस्थान की कैपिटल है वो उसको अप्रूव करेगा, फिर जयपुर के बाद देवली में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जाम्पल के साथ समझें, मान लीजिए देवली में रेलवे लाना है, अपने को रेलवे लाइन बिछानी है, तो पहले दिल्ली उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर जयपुर में जो चीफ मिनिस्टर बैठते हैं वो उसके लिए लैंड एलोकेट करेंगे, फिर देवली का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिर मुआयना करेगा और वो डेवलपमेंट में असिस्टेंस करेगा। तो पावर क्या है? दिल्ली से होकर के देवली तक जा रही है, ऊपर से नीचे तक जा रही है। और ये काम किया था अंग्रेजों ने। पर अगर कोई छोटा छोटा काम करवाना है, मान लीजिए देवली में पानी की कोई समस्या है, या कोई इरिगेशन से रिलेटेड इशू है, या कोई साफ सफाई की बात है, या कोई डेवलपमेंट का इशू है, मान लीजिए यहाँ स्कूल नहीं है, तो ऐसे छोटे छोटे मान लीजिए यहाँ क्राइम बहुत है, या मान लीजिए कि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है,
तो ऐसी छोटी छोटी बेसिक नीड्स के लिए भी अगर लोगों को दिल्ली जाना पड़े तो इस तरीके से डेवलपमेंट नहीं होगा। बेहतर ये होगा कि यहाँ रहने वाले लोग, किसी गांव कस्बे में रहने वाले लोग अपनी बेसिक नीड्स के लिए खुद ही डिसाइड कर पाए, आपस में बैठ करके ग्राम सभा लगाएं और उस ग्राम सभा में बैठ करके डिसीजन लें खुद के लिए कि मुझे क्या करना है, इस छोटे से प्रदेश में, अपने गांव में क्या क्या होना चाहिए। यही जो कंसेप्ट है वो है ग्राम सभा। ठीक है। तो जो पावर का जो फ्लो है वो ऊपर से, सेंट्रल से नीचे ग्राउंड तक नहीं आना चाहिए, बल्कि जो पावर है वो ग्रास रूट से जानी चाहिए ऊपर, यानी यहाँ के लोग जो चाहें वो ऊपर वाले को करना पड़े। देवली जैसे कस्बे में रहने वाले लोग अगर कुछ करवाना चाहते हैं अपने प्रदेश के लिए, तो वहां तक ऊपर दिल्ली में बैठे लोगों को के पास भी ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये लोग डेवलपमेंट करवाना चाहते हैं। तो ये हुई बेसिक एम्पावरमेंट की बात। अब हम बात करते हैं देश में होने वाले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की। तो दोस्तों हम देखें हिंदुस्तान में हिस्टोरिकली एंशिएंट टाइम से ही गण और संघ हुआ करते थे। आप देखें महात्मा बुद्ध जो थे वो एक संघ में, बुद्धिस्ट संघ हुआ करते थे उनके, तो वो संघ चलाते थे। वैसे ही हम अगर बात करते हैं एंशिएंट टाइम में जो 16 महाजनपद थे, उसमें से कुछ जनपद ऐसे भी थे जो रिपब्लिक थे। रिपब्लिक यानी वहां के राजा को वहां के लोग चुनते थे। तो जो ये बेसिक डेमोक्रेसी का जो टीनेट है ना, वो हिंदुस्तान के डीएनए में एंशिएंट टाइम से है। और ये पंचायती राज सिस्टम हमारे लिए नया नहीं है, ये तो हमको थोड़ा सा इंग्लिश में इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इस तरीके से सिखाया, इस तरीके से भेजा। उन्होंने कहा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोगों को लगा वाह यार वहाँ का कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर ऐसा नहीं है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो हमारे देश में एक इंडिजिनस और बहुत पुराने इंस्टीट्यूशन है। तो एंशिएंट टाइम से जो है बुद्धिस्ट संघ जो हुआ करते थे, गण हुआ करते थे, और मैंने जैसा आपको बताया 16 महाजनपद, उसमें से कई जनपद रिपब्लिक थे और कई क्लैंस हुआ करते थे। जैसे लिच्छावी एक क्लैन था जिसमें महावीर भगवान का जन्म हुआ। तो इस तरीके के ग्रुप्स, इस तरीके के पावर सेंटर, इस तरीके के किंगडम्स हुआ करते थे जहां लोकल पंचायत हुआ करती थी। ठीक है। तो पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमारे लिए नया नहीं है, ये हिंदुस्तान का एक इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन है। और ये हमें कहना चाहिए कि हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को सिखाया है कि अगर डेवलपमेंट करना है, डाइवर्सिटी के साथ डेवलपमेंट करना है, तो वो टॉप डाउन अप्रोच नहीं होनी चाहिए, डाउन से टॉप तक की अप्रोच होनी चाहिए। यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, छोटे छोटे पावर सेंटर हर गांव में, हर कूचे में, हर कस्बे में, हर छोटे छोटे शहर में लोगों के पास अपने लिए, अपने को अफेक्ट करने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रूल्स बनाने की ताकत होनी चाहिए। तो इसे कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो अब हम बात कर रहे थे कि एंशिएंट टाइम से ही भारत में इस तरीके की परंपरा है। पर आज़ादी के बाद अब हम देखते हैं हमारा जो प्राइम फोकस है, जैसे 1947 में हम आज़ाद हुए। अब उस समय भी कई पंचायतें देश में चला करती थी, पर वो रेगुलेटेड नहीं थी। छोटे छोटे कस्बों में पंचायतें चला तो करती थी, पर ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं थी। अब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, वो एक सोशलिस्ट व्यक्ति थे और वो विदेशों से पढ़ के आए थे। तो उनको लगा था कि मैं दिल्ली में ऐसी सरकार बनाऊंगा, ऐसे प्लान बनाऊंगा, ऐसी पॉलिसी बनाऊंगा कि गांव के हर व्यक्ति का विकास हो जाएगा। तो उनकी अप्रोच जो थी वो थी टॉप डाउन अप्रोच। और वो कुछ ऐसे लोगों से भी इंस्पिरेशन ले रखे थे पंडित नेहरू, जो इसी तरीके की टॉप डाउन अप्रोच में मानते थे, जैसे कि जोसेफ ला पेलुम्बरा, इनके जिनसे ये बहुत इंस्पायर्ड थे। F.W. रिग्स, जिनसे भी ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो इन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी लेड मॉडल दिया।
इन्होंने एक ब्यूरोक्रेसी लेड मॉडल दिया। तो इन्होंने कहा कि देश में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS, RS, IPS, जितने भी सेंट्रल सिविल सर्विसेज के लोग हैं, उनको पावर करेंगे। वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट का एक मजिस्ट्रेट होता है, उनके नीचे उनके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जैसे DM के नीचे SDM होता है, BDO होता है, BDO के नीचे ग्राम विकास अधिकारी VDO होता है। तो इस तरीके की ब्यूरोक्रेसी से हम डेवलपमेंट लाएंगे। तो सबसे ज़्यादा पावर DM के पास होगी, फिर उससे कम पावर SDM के पास होगी, फिर उससे कम पावर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास होगी, और सबसे कम पावर विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पास होगी। और ये लोग मिलकर के जो है वो गांव का विकास करेंगे। पर पंडित नेहरू एक चीज़ भूल गए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में नहीं रखी, और जिस वजह से ये डेवलपमेंट प्लान फेल हो गया, कि आफ्टर ऑल ये सारे हैं तो गवर्नमेंट के अधिकारी। आप हर व्यक्ति के ऊपर एक पुलिसमैन नहीं लगा सकते। जब ये प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश की पंडित नेहरू ने, तो हाई लेवल ऑफ करप्शन हुआ। DM से लेकर के SDM, BDO, VDO सारे लोग मिल करके, अगर वहां से ऊपर से डेवलपमेंट के लिए 100 रुपये आते थे, तो नीचे नीचे पहुंचते पहुंचते वो 1 रुपया पहुंचता था नीचे। इतना हाई लेवल का करप्शन होने के बाद ये एहसास हुआ कि देश को टॉप डाउन अप्रोच से नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जिसमें ग्रास रूट पर रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग अपने लिए खुद रूल्स बनाएं। अब आप देखो, मान लो कि किसी भी गांव में ग्राम सभा है। गांव में अगर एक ग्राम सभा है और वो सब लोग मिल बैठ करके आपस में एक दूसरे के साथ डिस्कस करके कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं। मान लीजिए गांव में एक कुआं बनवाना है, ठीक है, तो अब सारे लोग इधर बैठे हैं और आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि ये गांव में कुआं बनवाना है। अब क्योंकि पैसा गांव का है और सारे लोग साथ में बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, मान लीजिए ये सब जो भी डॉट्स हैं ये सारे लोग हैं और गांव में कुआं बनवाना है, तो ये लोग आपस में डेलिब्रेट करेंगे कि भाई यार कम से कम पैसे में कुआं कैसे बनाया जाए। हो सकता है ये खुद ही लोग लग करके आपस में मिलजुल करके खुदाई करें। वो ये भी देखेंगे कि कुआं खोदने की सबसे ऑप्टिमम लोकेशन क्या है। वो आपस में ये भी देखेंगे कि वो कुआं किसी के खेत पर कब्जा नहीं कर ले, क्योंकि सब आपस में डिस्कस कर रहे हैं, सारे लोग बैठे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगा ना वो ऑप्टिमम होगा। आज हम देखते हैं कई बार ऊपर से सेंटर से कोई चीज़, कोई डेवलपमेंट प्लान अलोकेट कर दिया जाता है, फिर जब उसको एग्जीक्यूट किया जाता है तो ग्रास रूट पे लोग उसको ऑब्जेक्शन करते हैं कई बार। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब उड़ीसा के नियामगिरी हिल्स पर वेदांता कंपनी अपना एक्सप्लोरेशन करना चाह रही थी। वहाँ के नियामगिरी हिल्स पे कुछ खुदाई करना चाह रही थी बॉक्साइट प्लांट पे, तो वहाँ के रहने वाले लोकल गोंड ट्राइब ने इसका बहुत ऑब्जेक्शन किया था और उन्होंने कहा था कि हम आदिवासी हैं, हमारा रहना इस जंगल पर डिपेंड करता है, इन पहाड़ों पर डिपेंड करता है, आप इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो इस तरीके के इशू होते हैं जब हम ऊपर से, टॉप से डाउन अप्रोच को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ग्रास रूट एम्पावरमेंट पंचायती राज से किस तरह से जुड़ा हुआ है। जो ग्रास रूट पर रहने वाले लोग हैं वो अपने लिए किसी भी पॉलिसी को डिसाइड करते हैं, आपस में डेलिब्रेट करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमम डेवलपमेंट प्लान को चूज करते हैं। और यही बात गांधी जी ने कही थी। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने अपनी किताब हिंद स्वराज में ये कहा है, महात्मा गांधी की किताब हिंद स्वराज में क्या कहा है? उन्होंने कहा है इंडिया शैल बी अ विलेज रिपब्लिक। विलेज रिपब्लिक यानी हर गांव अपने आप में एक रिपब्लिक होना चाहिए। हर गांव में रहने वाले लोगों को उस गांव के हर डेवलपमेंट प्लान में हिस्सा लेने का अधिकार है। तो सिर्फ गांव में रहने वाले अधिकारी नहीं, सिर्फ गांव में रहने वाला कोई डेवलपमेंट ऑफिसर ही नहीं, गांव के हर व्यक्ति ग्राम सभा के थ्रू अपने लिए पॉलिसी डिसीजन को फॉलो करवाएंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने सीखा कि कैसे ग्रास रूट डेवलपमेंट होता है पंचायती राज के थ्रू और कैसे ग्रास रूट डेवलपमेंट जरूरी है डेमोक्रेसी के लिए। तो अब हम ये भी समझ गए
कि पंचायती राज कैसे इस देश में डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश करता है। ठीक है, हमने ये भी जाना कि कैसे पंडित नेहरू ने एक ब्यूरोक्रेसी लेड मॉडल को अपनाया और वो फेल हो गया। तो बाद में हमको ये एहसास हुआ कि देश को अगर डेवलप करना है तो देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्थापित करना पड़ेगा। हाँ, तो जब पंडित नेहरू का ये ब्यूरोक्रेसी लेड मॉडल फेल हुआ तो एक कमेटी बिठाई गई बलवंत राय मेहता के अंडर में। उस कमेटी का काम था कि रिव्यू करो कि क्यों ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो पंडित नेहरू ने चलाया था 1952 में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया था पंडित नेहरू के द्वारा, जिसमें ये मैंने पूरा आपको बताया कैसे टॉप से डाउन अप्रोच फॉलो की गई थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी को ये कहा गया कि आप देखें और बताएं कि क्यों ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फेल हुआ। और 1957 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और इसने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, करप्शन है और ये सब है, तो देश को आप ऊपर से नहीं चला सकते। और कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी कि एक 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इस देश में होना चाहिए। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर में देश की पहली पंचायत को स्टैब्लिश किया गया। पंचायतें पहले भी थी पर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया नागौर राजस्थान में। इसने इनॉग्रेशन किया था खुद पंडित नेहरू ने। ठीक है, और ये उस समय माना गया था कि ये जो पंचायती राज है, पंचायतें हैं, ये एक ब्यूरोक्रेसी और लोकल लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगी, ब्यूरोक्रेसी को कनेक्ट करेगी लोकल लोगों से। तो अब हम देखते हैं कि फेज जो है 1960s के बाद में देश में एक बहुत अच्छा फेज ऑफ एंथुसियाज्म डेवलप हुआ और सभी राज्यों ने, देश में जितने भी स्टेट्स थे, सभी ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर दिया। तो हर स्टेट में, हर गांव में उन्होंने कोशिश की कि पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया जाए। पंचायतें बनाई गई हर गांव में। तो ये फेज जो है 1960 से 1970s तक चला। इसको बोलते हैं फेज ऑफ एंथुसियाज्म। हम देखते हैं कि 1960 से 1970s जो फेज ऑफ एंथुसियाज्म था, सभी राज्यों ने बहुत आनंद फानन में अपने अपने हर गांव में पंचायतें इस्टेब्लिश की, वो 1970s में आके रुक गया। 1970s के बाद में हम देखते हैं फेज ऑफ स्टैग्नेशन। अब क्या हुआ, सबने पंचायतें तो इस्टेब्लिश कर दी पर क्योंकि कोई खासे रूल्स वगैरह थे नहीं, तो पंचायतों में रेगुलर इलेक्शन नहीं हो रहे थे। कई पंचायतों में तो सरपंच ही नहीं है, कहीं है तो वो 50 साल तक वही सरपंच है, तो वहाँ रेगुलर इलेक्शन नहीं हो रहे थे। कहीं देखा गया कि वहाँ जो है सरपंच, पहले सिर्फ बीडीओ साहब और वीडियो साहब पैसे खाया कर रहे थे, अब सरपंच और वीडियो या सरपंच और ब्यूरोक्रेसी का एक नेक्सस बन गया है और अब दोनों मिलके खा रहे हैं पैसा, तो अब करप्शन और ज्यादा हो रहा है। तीसरी चीज देखी गई कि स्टेट्स ने पंचायतें तो बनाई अपने गांव में, पर वो सिर्फ नाम भर की पंचायतें थी, फॉर द नेम सेक। उन पंचायतों में कोई पावर जो है उन पंचायतों को नहीं दी गई। अब जब पंचायतों को पावर ही नहीं दोगे अपने लिए रूल्स बनाने की, तो वो पंचायतें किस काम की, वो सिर्फ एक नाम की पंचायत होगी। तो ये देखा गया कि 1970s के बाद में कि जो पंचायती राज है देश में वो ज्यादा इफेक्टिव है नहीं। तो इसी चीज को रिव्यू करने के लिए 1977 में, अब आपको पता होगा 1977 में एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट हुआ था, जब इमरजेंसी के बाद में इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई थी और नई पार्टी आई थी, जनता पार्टी। ठीक है, तो 1977 के बाद में ये रियलाइज किया गया, जनता पार्टी ने एक कमेटी बिठाई कि आप रिव्यू करो कि क्यों देश में पंचायती राज की जो बॉडीज हैं वो स्टैग्नेशन में हैं। और ये नई जो कमेटी बैठी, इसका नाम था अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता जो थे इस कमेटी के चेयरमैन थे और इन्होंने रिव्यू किया
और इन्होंने पता लगाया कि क्यों देश में पंचायती राज है वो रुका हुआ है, क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो जब उन्होंने रिव्यू किया तो उन्होंने पाया बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने बताए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने कहा कि साहब स्टेट्स ने जो है पावर अलोकेट ही नहीं की है। स्टेट ने नाम के लिए पंचायतें तो बना दी पर पावर उनको दी नहीं। क्यों नहीं दी? क्योंकि स्टेट में जो मिनिस्टर्स, जो एमएलए, जो चीफ मिनिस्टर है ना, वो डरे हुए थे इस बात से कि अगर मान लीजिए गांव में कोई सरपंच पॉपुलर हो गया और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, 2-3 गांव में बढ़ते बढ़ते कॉन्स्टिट्यूंसी में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, तो वहाँ स्टेट कैपिटल में बैठे मिनिस्टर्स और एमएलए को ये डर था कि ये हमारे बराबर आ जाएगा और जनता फिर बाद में इसे मिनिस्टर चूज कर लेगी। तो स्टेट में जो लीडर थे, जो स्टेट गवर्नमेंट के लीडर थे, वो इस बात से डरे हुए थे कि ग्रास रूट से कहीं नए लीडर आ जाएंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी फेलियर की, इम्पॉर्टेंट कारण दूसरा ये था कि इंदिरा गांधी जो थी देश की पीएम, उनकी खुद की एक बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी। अब आपको पता ही होगा, उन्होंने इमरजेंसी वगैरह लगाई, तो उनकी जो ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी, ये सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड नहीं थी, ये हर गांव तक थी। उनकी इसी टेंडेंसी की वजह से गांव में डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो पाया और सेंट्रलाइज्ड ग्रोथ की वजह से पंचायती राज इंडिपेंडेंट नहीं रहे और ग्रोथ नहीं कर पाए। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण इन्होंने दिया, इन्होंने कहा कि एक नेक्सस डेवलप हो गया है, जैसा मैंने आपको बताया, ब्यूरोक्रेसी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, क्योंकि रेगुलर चुनाव वगैरह नहीं हो रहे, तो एक नेक्सस डेवलप हो गया है ब्यूरोक्रेसी और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, और दोनों मिलकर के जो है करप्शन कर रहे हैं। अब क्योंकि रेगुलर चुनाव हो नहीं रहे हैं, तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को या सरपंच को हटा भी नहीं पा रहे हैं। गांव में रहने वाले लोग इसके खिलाफ कुछ एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, चाहे ये कितना ही करप्ट हो। तो ये 3 एक मेजर ड्रॉबैक्स बताए गए, अशोक मेहता कमेटी ने बताए, और उन्होंने कहा कि अब इस डायरेक्शन में कदम उठाने चाहिए कि हम एक अच्छे रूल्स बनाएं, उनको एम्पावर करें, और फिर हम जो है दोबारा से पंचायती राज को स्थापित करें। तो ये जो फेज था 1970s से 1990s तक, ये एक स्टैग्नेशन का फेज था। अब अशोक मेहता कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी, उसके बाद कई सरकारें आई और पंचायती राज में ऐसा कुछ बड़ा बदलाव हुआ नहीं। पर 1993 में हम देखते हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट पास होते हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट इस देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है और शहरों में जो म्यूनसिपैलिटीज़ के इंस्टीट्यूशन है, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देते हैं। देश में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज के लिए एक डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज के लिए, 74th अमेंडमेंट एक्ट शहरों में होने वाली म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स लाए गए 1993 में। तो इसने क्या किया, एक बेसिक फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश कर दिया, एक बेसिक स्केलेटन बना दिया देश की पंचायतों के लिए। तो 73rd अमेंडमेंट कहता है कि भाई हर 5 साल में चुनाव होने चाहिए, हर 5 साल में इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात कहता है, ये कहता है कि हर पंचायत में 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए, तो वुमेन एम्पावरमेंट भी करता है। ये कहता है कि देश में हर पंचायत में, हर गांव में जो एक पंचायत है उसमें जितने भी एसटी और एससी पॉपुलेशन रहती है, मान लीजिए जो भी उनका परसेंटेज है, उतनी परसेंटेज सीट उस पंचायत के जो इलेक्टेड ऑफिसेज में होगी वो रिजर्व रहेगी इसी जातियों के लिए। मान लीजिए 100 लोगों का एक गांव है, उसमें से 65% लोग SC ST कम्युनिटी से हैं, तो इसमें जितने भी इलेक्टेड ऑफिस होंगे इस पंचायत में, उसकी 65% सीट SC ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व रहेगी। ठीक है, तो और भी कई डिटेल्ड उन्होंने दिया।
एक्सप्लेनेशन जैसे उन्होंने कहा कि मतलब इस रूल्स में कहा गया कि 29 पावर्स जो है वो बताई गई कि हेल्थ, एजुकेशन, लोकल गवर्नेंस, क्लीनिंग और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट दिए गए कि 29 सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट्स ट्रांसफर करेंगे पंचायत को। है ना। पर ये मैंडेटरी नहीं था, इसमें कहा था कि स्टेट को के पास अपनी मर्जी होगी कि वो 29 में से चाहे जितने भी पावर जो है सब्जेक्ट्स जो है वो पंचायतों को ट्रांसफर करेंगे। तो अब आप देखो, जब ये वॉलंटरी नहीं था, ये सिर्फ एक स्टेट्स की मर्जी पर था, तो स्टेट्स क्यों अपनी पावर पंचायतों को ट्रांसफर करेंगे। और हुआ भी ऐसा ही कि नॉर्थ इंडिया की ज़्यादातर स्टेट्स में जब स्टेट्स ने पावर ट्रांसफ़र नहीं की पंचायतों को, तो वो पंचायतें खासी डेवलपमेंट कुछ कर नहीं पाई। और इसी के कंपैरिजन में हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में जैसे कि स्टेट्स हैं केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, इवन कर्नाटका, जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। आज भी आप चले जाओ, केरला में देश की सबसे ज़्यादा लिटरेसी है क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम किया है। केरला, तमिलनाडु में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट्स ने इनकी पंचायतों को ज़्यादा पावर दी। और जब पंचायतों के पास ज़्यादा पावर हुई, रूल्स बनाने की शक्ति ज़्यादा हुई, जब डेलिब्रेशन से लोगों ने अपने आप के लिए रूल्स बनाए, तो आप देखो ग्रास रूट डेवलपमेंट हुआ। तो ये बहुत कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन है नॉर्थ इंडिया की और साउथ इंडिया की। उसी टाइम नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा था? नॉर्थ इंडिया में बार बार पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो रही थी, खास करके यूपी और बिहार में। और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से कई बार इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व कर दिया गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा पावर नहीं दी गई, और इसी वजह से वहाँ पे ग्रास रूट डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो अब हम कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन देखें कि आज नॉर्थ इंडिया की स्थिति क्या है। यहाँ बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है अभी? आज नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग है नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। तो हम देखते हैं कि आज नॉर्थ इंडिया की हालत कोई ज़्यादा अच्छी है नहीं। हेल्थ हमारे यहाँ पे पुअर है, गरीबी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो एक साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है। और ये सिचुएशन अगर सब नहीं तो एक बहुत मेजर फैक्टर जो है उसका वो है ग्रास रूट डेवलपमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब पावरफुल नहीं है तो नॉर्थ इंडिया में डेवलपमेंट भी नहीं हुआ। तो ये अभी तक हमने सीखा कि कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को अगर आप ज़्यादा पावर देते हैं तो देश में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। अच्छे स्कूल हर गांव में होंगे, अच्छे हॉस्पिटल हर गांव में होंगे, अच्छी सड़कें हर गांव में होगी, अपनी सफाई को लेकर के गांव वाले लोग जागरूक होंगे, तो किस तरीके से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण और भी है, सोशल कारण भी है, कि यहाँ पर हम लोग जो है ना वो कास्ट के बेसिस पर वोट करते हैं, रिलीजन के बेसिस पर वोट करते हैं। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट के एजेंडा है वो सेकेंडरी हो जाते हैं और ये चीज़ें जो है वो प्राइमरी हो जाती है। और इसी का रिजल्ट है कि कोई खास डेवलपमेंट हमारे यहाँ हुआ नहीं। साउथ इंडिया में अच्छा, रिलेटिवली अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आए और उन्होंने इस तरीके का फ्रेमवर्क बना दिया देश के अंदर। ठीक है, उसके बाद से हम देखते हैं कि रिलेटिवली अगर हम पहले से कंपेयर करें तो देश में पंचायतों की स्थिति सुधरी है, पर फिर भी उस स्तर पर नहीं है।
आज जैसा मैंने आपको बताया इस तरीके का डिवाइड बन गया नॉर्थ और साउथ के बीच में, और सिर्फ नॉर्थ और साउथ के बीच में नहीं, एक स्टेट के अंदर भी कई ऐसी पंचायत है कि मान लीजिए राजस्थान के किसी एक गांव में पंचायत बहुत पावरफुल है और इसी गांव के पास में दूसरा गांव है, उसकी पंचायत हो सकता है बहुत कमजोर है। तो पंचायतों के बीच में आपसी रिलेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसके कई सारे फैक्टर हैं। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हो गया इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट्स के बीच में, पंचायतों के बीच में। तो पंचायतें कई स्टेट्स की बहुत ज़्यादा पावरफुल है, साउथ इंडियन स्टेट्स की बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की पंचायतें कमज़ोर है। तो इस तरीके का एक रीजनल डिफरेंस देखने को मिलता है पंचायतों के बीच में। तो अब जब 1993 में ये एक्ट आया और 2012 तक का समय बीता, डेवलपमेंट हुआ पर कोई खासा इतना तेज गति से नहीं हुआ जितना कि साउथ इंडिया में हुआ। और ये जो डिफरेंस देखने मिला, तो इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2012 में एक कमेटी बिठाई। कमेटी का काम था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को रिव्यू करे, किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसको रिव्यू करने के लिए कमेटी बिठाई। इस कमेटी के चेयरमैन थे मणिशंकर अय्यर। तो मणिशंकर अय्यर ने एक रिव्यू कमेटी को हेड किया और उन्होंने ये जानने की कोशिश करी इस कमेटी ने कि क्या लैप्सेस रहे 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में, जिस वजह से इस तरीके का डिफरेंस पंचायतों के बीच में और इस तरीके का करप्शन और जैसा हमने सोचा था उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो क्या क्या लूप होल्स रहे 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में, इसको रिव्यू करने के लिए मणिशंकर अय्यर कमेटी बिठाई 2012 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस कमेटी ने अपनी रिव्यू रिपोर्ट में कुछ बातें बताई जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने कही वो कहा कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो एक हाफ बेक्ड केक है। हाफ बेक्ड केक यानी एक कच्चा बना हुआ केक। तो इन्होंने कहा कि एक हाफ बेक्ड केक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि 29 सब्जेक्ट्स को ट्रांसफर कर तो दिया उन्होंने पंचायतों को, पर उन्होंने कहा कि ये स्टेट्स की मर्जी पर होगा। तो स्टेट के ऊपर कोई वॉलंटरी दबाव नहीं बनाया गया और ये 29 पावर्स स्टेट ने एक्चुअली कभी ट्रांसफर की ही नहीं। और जब स्टेट्स ने गाँव को एम्पावर किया ही नहीं, पंचायतों को एम्पावरमेंट किया ही नहीं, तो डेवलपमेंट कैसे होता। तो ये जो वॉलंटरी वाला कॉज है, ये जो स्टेट्स की अपनी मर्जी है, इसको हटा करके एक मैंडेटरी कॉज होना चाहिए। स्टेट को मैंडेटरीली पावर ट्रांसफर करनी होती तो शायद आज डेवलपमेंट की स्थिति कुछ ज़्यादा अच्छी होती। तो मणिशंकर अय्यर ने कहा कि ये वॉलंटरी वाला जो शब्द है इसको हटा करके आप मैंडेटरी कीजिए। और उनके स्पेसिफिक शब्द ये थे कि इट इज़ हाफ बेक्ड केक, ये एक कच्चा केक है एंड ये उससे भी बुरा है, इट इज़ वर्स देन नो केक एट ऑल। इट इज़ वर्स देन नो केक एट ऑल, यानी कि अगर केक ही नहीं होता वो भी बढ़िया था, एटलीस्ट हाफ बेक्ड केक से अच्छा था। ठीक है, तो ये बात कही मणिशंकर अय्यर कमेटी ने। कब बैठी थी ये कमेटी? ये कमेटी बैठी थी 2012 में। ठीक है, तो उसके बाद भी आज हम देखते हैं मणिशंकर अय्यर कमेटी की रिकमेंडेशन को ऐसा इम्प्लीमेंट तो नहीं किया गया, पर फिर भी जब आप आंसर लिखो, जब आप पढ़ो, तो आप इनके शब्दों को कोट करना। मणिशंकर अय्यर कमेटी ने क्या कहा था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या कहा था, अशोक मेहता कमेटी ने क्या कहा था। तो इन कमिटीज़ की अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों आज हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी कि कैसे देश में डेवलपमेंट अभी चल रहा है, पंचायती राज का क्या इम्पोर्टेंट रोल है, और हमने अलग अलग चीज़ें सीखी कि किस स्टेजेस से पंचायती राज हमारा गुजरा है, कैसे साउथ इंडियन स्टेट्स आज ज़्यादा डेवलप्ड हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ इंडियन स्टेट्स। और हम ये एक हमारे एक्सपीरियंस से हमने सीखा कि जिस भी देश की, जिस भी स्टेट की, जिस भी
रीजन की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जैसे कि पंचायत ज़्यादा पावरफुल होगी, वहाँ रहने वाले लोग अपने लिए डिसीजन ज़्यादा अच्छे से बना सकेंगे, वो देश, वो रीजन, वो स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने समझी आज के वीडियो में। और इसी संदर्भ में एक और बात मैं आपको कहता हूँ कि क्यों देश के आज हम देखते हैं वीडियो में या हम टीवी पर देखते हैं, प्रधानमंत्री भी कई बार ऐसे कहते हैं कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, हम बात करते हैं रूरल कोऑपरेटिव की, हम बात करते हैं महिलाओं के एम्पावरमेंट की, हम बात करते हैं रूरल बैंकिंग की, हम बात करते हैं एमएसएमईज की। तो गांव कूचों में, छोटे छोटे रीजन्स में क्यों डेवलपमेंट की बात हम करते हैं? क्योंकि ये बात हमें अपने एक्सपीरियंस से सीखने को मिली है कि कहीं भी अगर डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पर एक डिसेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ के ग्रास रूट पर रहने वाले लोगों का ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है, तो यही था आज का हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड वीडियो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।